हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे इनकम के हेड नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है और उससे इनकम आ रही है, तो वो इनकम कितने परसेंट टैक्सेबल होगी और उस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है और उससे रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, तो उस रेवेन्यू पर, उस इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कितनी परसेंट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसका कैलकुलेशन क्या होगा वो भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन हमारा है वो है सेक्शन नंबर 2। ओके, सेक्शन नंबर 2 जो दिया गया है, एनी इनकम फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग गो डाउन एटीसी जो एसेस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप कोई भी प्रॉपर्टीज, वो मकान हो, हाउस हो, बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे दिए हैं, उसकी जो इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 हाउस प्रॉपर्टी का क्या कहता है। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, ठीक ना? तो चलिए, कंडीशन हमारी क्या होती है? पहली होती है लेट आउट ऑफ टेनेंट, लेट आउट मकान, ऑक्युपाइड मकान, यूज्ड बाय एसएससी जो बिजनेसमैन खुद यूज कर रहा है, और यूज्ड फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन, मतलब एक मकान है जिसको आपने रेंट पे उठा रखा है। दूसरा, वही मकान अगर आपने स्वयं के रहने के लिए रखा हुआ, खुद उसमें आप रह रहे हो। तीसरा, उसी मकान को आप अपने स्टोर रूम के लिए यूज कर रहे हो, उसमें अपने गुड्स और एसेट रखे हुए हो। नेक्स्ट, यूज फॉर ओन बिजनेस, अगर आप उस मकान पे अपने ऑफिस, अपना दुकान, अपना बिजनेस ओपन किए हो, तो वो आपकी एक कंडीशन है, ठीक ना? तो अगर हम लेट आउट और ओन ऑक्यूपाइड की बात करें, तो लेट आउट और ओन ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है, कम्स एंड एसेट अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों क्या आएंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपने उसमें स्टॉक रख रखे हैं और आप खुद उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इनकम कहाँ ऐड होगी? ये इनकम ऐड होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का, वो प्रॉपर्टी का यूज क्या हो रहा है? बिजनेस में हो रहा है, इसलिए उसका यूज कहाँ होगा? बिजनेस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम प्रॉपर्टी को किस बिहाफ पे वैल्यूएशन करते हैं और वैल्यूएशन करने की जो कैटेगरी है वो क्या है, समझिए। डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है? पहला म्युनिसिपल वैल्यू, फायर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू और एक्चुअल रेंट वैल्यू, ये 3 होते हैं। चलिए, ये 4 तरीके के हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू होते हैं। फिर वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी मेड बाय द लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज, जहाँ जिस एरिया में आपका मकान है, उस मकान की जो लोकल अथॉरिटीज है, म्युनिसिपल है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, वो क्या करती है? उस वैल्यू की, उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है फायर रेंट, रेंटल वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी मेड ऑन द बेसिक ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द सम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? फायर रेंट वैल्यू। फायर रेंट क्या होता है भाई? कि एक्चुअल आपके प्रॉपर्टी के साइज के हिसाब से जो एक्चुअल रेंट बनता है, वो रेंट वहां पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेंट, it is the valuation of the property made on the basis of the rent determined of the rent control act of the state। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? कि उस स्टेट, जिस स्टेट में हो, उस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड रेंट निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट होता है। अगला है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब ये क्या है? जो पैसा आपको रेंट के थ्रू मिल रहा है, एक्चुअल जो पैसा आपको मिल रहा है, वो क्या हो गया? एक्चुअल रिसीव्ड हो गया। इट इज द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेंटल पर्सन।
जो रेंट पर्सन के द्वारा आपको एक्चुअल वैल्यू मिल रही है वह क्या होती है, एक्चुअल रेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23, एनुअल वैल्यू क्या होता है भाई, तो इट इज द वैल्यू फॉर विच प्रॉपर्टी कैन बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो रेंट पे देने के बाद जो इनकम जनरेट होती है 12 महीने बाद जो वैल्यू निकल के आएगी 2,40,000, इसी को बोलते हैं एनुअल वैल्यू। क्लियर। हाउ टू डिटरमाइन द एडजस्टेबल एनुअल वैल्यू, सेक्शन 23 क्या होता है भाई, समझिए। जो वैल्यू निकल के आई क्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो पूरे साल में रेंट निकल के आया, सपोज हमने मान लिया कि 2,40,000 रुपये का रेंट आया और लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, जो म्युनिसिपल टैक्स वहाँ की अथॉरिटी को पे किया गया। क्लियर। उस अथॉरिटी को पे करने के बाद जो चीज़ें निकल के आई उसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू। क्लियर। हम मान लें कि 2,40,000 था तो 40,000 हमने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया और जो वैल्यू निकल के आई वो 2,00,000 रुपये, तो 2,00,000 रुपये हमारा क्या हो गया, एनुअल वैल्यू हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू डिटरमाइन